बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, जो हमारा पेपर है उसके अंतर्गत जो यूनिट 2 है, जिसमें हम बेसल फंक्शन एंड लेजेंड्रे फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसल फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और लेजेंड्रे फंक्शन का एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंड्रेज फंक्शंस क्या हैं, या लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके हम पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, हम आप सभी को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों ही सब्जेक्ट के क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें ज्वाइन करते रहिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, देखो हमारे पास जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए या लेजेंड्रे फंक्शन के लिए, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला लेजेंड्रे फंक्शन का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यह कहता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं -1 से 1 की तरफ, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास Pmx है और Pnx है, यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री m है और जो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n है, इनका मल्टीप्लिकेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वह 0 होता है। वह भी कब होता है? जब हमारे पास डिग्री जो है m और n वो डिफरेंट होंगे तब। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेजेंड्रे फंक्शन ऑफ डिग्री n, लेजेंड्रे फंक्शन ऑफ डिग्री m, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम -1 से लेकर 1 तक इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू हमारे पास 2/2n+1 मिलेगा। वो भी कब मिलेगा? जब m और n यानी कि डिग्री जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर m के जहां पर हम n रख देंगे तो हमारे पास Pnx मल्टीप्लाई होने के बाद Pnx का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, लेकिन आप सभी के एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। अगर आपको एक दिया जाएगा तो वो आपको शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में दे दिया जाता है, लेकिन जब आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आता है तो कुछ क्वेश्चन जो है वह कुछ इस प्रकार बनाता है। प्रूव दैट, इसे प्रूव करने के लिए बोलता है कुछ इस प्रकार, प्रूव दैट इंटीग्रेशन -1 से 1 और हमारे पास होता है Pmx इंटू Pnx dx इज इक्वल टू, बोलता है कि हमारे पास होगा 0 और 2/2n+1 व्हेन, जब हमारे पास m नॉट इक्वल टू n होता है, व्हेन जब हमारे पास m इज इक्वल टू n होता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से, लेकिन आपको इन दोनों को अलग अलग पढ़ना रहेगा और अलग अलग इनका प्रूफ भी है। तो हम इस वीडियो में केवल एक ही ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलिए हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टेप्स को समझना, क्योंकि ये बहुत ही आसान से इसके प्रूफ हैं। आप सभी को पूरे के पूरे फोर्थ सेमेस्टर का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसमें सबसे आसान टॉपिक यही लगने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ भी जाएंगे। देखो हम जानते हैं सिंस लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यह बात हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, सिंस लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास क्या होता है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 - x² d2y/dx², और हमारे पास होता है -2x dy/dx, और हमारे पास होता है +n × n+1 y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सभी को लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला या लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दिया जाएगा और ये आपको पता ही नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, समझने का प्रयास करना। देखो एक बात ख्याल रखो, यहाँ पर d2y/dx² लिखा गया है, यहाँ पर dy/dx लिखा गया है, तो हम इसी को ही कुछ ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन बी अरेंज्ड एज, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं d/dx। ठीक है, समझने का प्रयास करना, क्योंकि हम इसका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। 1 - x² dy/dx करने वाला हूँ। ठीक है, समझ गए कि या नहीं समझे? देखो क्या करने वाला हूं, देखो सिंपली लॉजिक पकड़ो, dy/dx से जब इसमें हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx² मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम x² dy/dx का हमारे पास डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो x² का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा, -2x और dy/dx हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
इस चीज को भी समझो, यहां पर देखो हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो एक बार तो ये मिल जाएगा। अब जब हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे, समझ में आई बात ना। तो जब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे उसके बाद हमारे पास वही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चाहो तो एक्सपेंड करके देख सकते हो, वही चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग इंटर लेवल पर सीख चुके हैं, ठीक है। ऐसा सपोज करके हम चलेंगे। देखो यहाँ पर हमने इसी एक्सप्रेशन को दूसरे प्रकार से रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब चौंकना मत कि ये क्या लिख दिया मैंने, ओके। इसे क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, pmx और pnx, यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ऑफ फर्स्ट काइंड, लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m ऑफ फर्स्ट काइंड हमें चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस हम जानते हैं कि लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसे हम pnx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास pmx होगा एंड pnx जो हमारे पास होगा, ठीक है, आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यह लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये दोनों लेजेंडरी पॉलिनोमियल हैं और ये हमारे पास लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनका यह सोल्यूशन होता है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, जहां जहां पर y रखा गया है वहां पर हम pmx और pnx रख देंगे, ठीक है। तो pnx को पहले रखते हैं क्योंकि इसी को हम सोल्यूशन मान रहे हैं। देन इन ऑफ क्या हमने किया है, सिंस pmx एंड यहाँ, ठीक है। देन इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा d अपॉन में dx और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dpnx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको dx मिलेगा ही मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस n और n प्लस 1 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा pnx इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है। अब हम pmx को रखेंगे एंड हम क्या करेंगे, d अपॉन में dx और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा dpmx हो जाएगा इस बार, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, dx के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर रहे हैं। प्लस अब देखो एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, जब हमारे पास डिग्री n था तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें n लिखा गया था, लेकिन जब हमारे पास डिग्री m हो जाएगा तो यानी कि जहाँ पर m सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा m और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 1 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा pmx इज इक्वल टू 0 और ये बना जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतनी चीजें समझ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सी चीजें थी, ठीक है। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से शुरुआत करेंगे। हमें क्या चाहिए, pmx और pnx का मल्टीप्लिकेशन रूप। तो देखो यहाँ पर हमारे पास pnx है, यहाँ पर हमारे पास pmx है। अब हम क्या करते हैं ना कि इक्वेशन नंबर 2 में pmx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 3 में हम pnx में से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, नाउ मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय pmx से, ठीक है। जिसमें हमारे पास pnx है उसमें हम pmx से मल्टीप्लाई करेंगे, यह बात ध्यान में रखिएगा। देन तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन में dx और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर हमारे पास dpnx है, ठीक है। तो nx रहेगा और अपॉन में हमारे पास dx रहेगा और यहाँ पर चूंकि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, pmx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास pmx का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। प्लस हमारे पास n रहेगा ही, n प्लस 1 भी रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर हमारे पास है pn ऑफ x एंड मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, pm ऑफ x से और यहाँ पर हमारे पास dx रहेगा व्हिच इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम क्या करने वाले हैं, सो एंड ऐसे लिख लेते हैं एंड अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई किसकी सहायता से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, इस बार हम pnx से मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन 3 में, क्योंकि यह pmx का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा d अपॉन में dx और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या है dpmx अपॉन में हमारे पास मिलेगा dx और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, pnx से, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास pnx प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास है m और यहाँ पर m प्लस 1 और यहाँ पर हमारे पास है pmx, तो pmx हो जाएगा और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, pnx से, तो यहाँ पर हो जाएगा pnx, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, और हमारे पास कुछ बच नहीं रहा, इसमें आई थिंक dx नहीं था तो यहाँ पर हटा दीजिए, ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास हो जा रहा है 0, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे सही कर लीजिएगा और कहीं ना मिस्टेक है,
ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब देखो क्या करना है। इतनी चीजें समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान सा, हमने केवल बस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसीजर है, ऑलरेडी सेट है कि यही प्रोसेस हमें करना ही रहेगा। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, इन्हें भी एक इक्वेशन बना लेते हैं ना, या फिर सब्ट्रैक्टिंग ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं और डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसे मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आप सभी को अगले स्टेप पर पहुंचाता हूं। तो अगले स्टेप में क्या करना है आप लोग समझ ही चुके हैं, तो चलिए करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होगा d अपॉन में dx, और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dpnx। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास dx रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास pmx से मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसका भी ये वाला टर्म हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d/dx, और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा dpmx, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है pnx। ठीक है, इतनी बातें आप सबको समझ में आ ही रही होंगी। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें से इसका भी सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो एक काम करते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं चीजों को। देखो यहाँ पर pmx pmx pnx pnx कॉमन हो रहा है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास मिलेगा n इंटू n प्लस 1, और माइनस हमारे पास मिल रहा है m इंटू m प्लस 1। ठीक है, और इंटू में हमारे पास क्या है pmx, और यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, और थोड़ा सा इधर में कर देता हूँ pmx, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई pnx इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो pmx और pnx मिल चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग विथ, ठीक है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, when जब हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है एंड x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तब इस सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग -1 से +1, और यहाँ पर हमारे पास जो लिखा गया है उसे हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो आप सभी को हम वीडियो में इसे कट करके दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास है dpnx, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा dx, और यहाँ पर हमारे पास pmx तो रहेगा ही रहेगा, माइनस, ठीक है, हमारे पास माइनस ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारे पास हो रहा है -1 से +1 d/dx, और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो रहा है dpmx, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा dx। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास pnx से मल्टीप्लाई है ही, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस ऑन इंटीग्रेशन। चूंकि ये हमारे पास जो लिखे गया है n m, ये हमारे सब कांस्टेंट होते हैं, तो एक काम करते हैं, इन्हें बाहर लिख लेते हैं। तो हमारे पास मिल रहा है n इंटू n प्लस 1, एंड माइनस हमारे पास मिल रहा है m इंटू m प्लस 1। ठीक है, एंड इंटू वहाँ पर तो आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन -1 से +1 pmx इंटू pnx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बस हमने नॉर्मल सा इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, वो भी अभी इंटीग्रेशन प्रोसेस को नहीं किया, केवल हमने इसका एक रिप्रेजेंटेशन, एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, और इसके लिए हमें वैल्यू बस केवल फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको पूरा एक बार ना लिखते हुए इसे एक एक नोटेशन दे देते हैं। जैसे इसे हम a1 नाम दे देते हैं, इसे हम a2 नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद इन्हें अलग अलग सेपरेट करते हुए हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, नहीं तो हमें हर बार पूरे एक्सप्रेशन को लिखना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम इसको a1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन में माइनस यहाँ पर हो जा रहा है a2, एंड प्लस हमारे पास वो लिख लीजिए। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, माइनस m इंटू m प्लस 1, एंड यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन -1, और यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है pmx, और यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है pnx व्हिच इज इक्वल टू 0। इसे एक इक्वेशन बना लीजिए। आई थिंक हम लोग इक्वेशन कहाँ तक पहुँचे थे मुझे याद नहीं है, तो इसे इक्वेशन नंबर अल्फा बना लीजिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, हमने क्यों a1 और a2 लिखा है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी करते चले जाएं, इसका केवल अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जगह कम पड़ जाएगा, चीज़ों को बार बार लिखना पड़ जाएगा, इसलिए इन्हें हम अलग अलग एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अभी मैंने इसे इरेज कर दिया, फिर मुझे याद आया है। जो हमने इंटीग्रेशन किया था उस वाले टर्म में हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो वहां पर dx का मल्टीप्लीकेशन भी तो होगा लास्ट में। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इस बात को। देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो dx यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, यानी कि पहले वाले टर्म में भी dx आएगा, दूसरे वाले टर्म में भी dx आएगा, और तीसरे वाले टर्म में भी dx आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ओके, चीजें समझ के ना।
ठीक है, सही कर लीजिएगा उसे। अब देखो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर a1 का वैल्यू यही लिखा गया था, मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक एक टर्म को बना लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसे एक टर्म बना लेते हैं, इसे हम दूसरा टर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, अगर हम एक काम करते हैं, इसे पहला टर्म बना लेते हैं, क्योंकि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा और इसका हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा पहले तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा pmx, और यहाँ पर हमारे पास जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन एक्स अपॉन में हमारे पास मिलेगा dx, और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट होगा वो -1 से 1 होगा। ठीक है, इतनी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑन इंटीग्रेशन -1 से +1। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख देता हूँ मैं dy/dx, और यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है pmx। ठीक है, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यही मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, मिस मत करिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास है डी पी एन एक्स अपॉन में हमारे पास हो जाएगा dx, और यहाँ पर हम इसका एक बार और इंटीग्रेशन अभी करना रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही 1 रखूंगा, तो मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही -1 रखूंगा तो वह भी वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, और चूंकि इसका जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे 1 रखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना रहेगा, जैसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा हो जाएगा 0। उसे भी छोड़ सकते हैं, यहां पर मुद्दे पर फोकस कर लो। अगर ये ना समझ में आया हो तो यहां से समझ लो, जैसे ही x इज इक्वल टू 1 रखूंगा 0 बनाएगा, मल्टीप्लाई करते हुए सारा 0 बनाएगा। -1 रखूंगा मल्टीप्लाई करते हुए ये भी 0 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर तो प्लस ही बना देगा ना, तो 0 बनेगा, सारा 0 बना देगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू तो हमारे पास हो गई 0, बात खत्म। अब ये वैल्यू हमारे काम की है, इसका ही हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन -1 से 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं और उसके बाद इसे रीअरेंज कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास pmx हो गया, और यहाँ पर हमारे पास dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा pnx, और इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ से 0 को हटा ही दें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो वह तो वैल्यू वही मिलेगा। ठीक है, तो ये a1 का वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे की तरफ। नाउ या फिर एंड लिख लो, एंड a2, तो a2 जो हमारे पास था वो क्या था, इंटीग्रेशन -1 से 1 था, और हमारे पास क्या था dy/dx। ठीक है, और हमारे पास था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस बार हमारे पास अंदर था pmx। ठीक है, तो dpmx, और अपॉन में हमारे पास था dx, और बाहर में था हमारे पास pnx, और इसका भी हमारे पास हो रहा है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसमें भी सेम लॉजिक, कुछ भी अंतर नहीं है, तो हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बातें। ठीक है, देखो जैसे हमने इसमें किया था सेम प्रोसीजर वैसे ही होने वाला है, यानी कि हमारे पास जो पहला टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, और जो दूसरा टर्म मिलेगा वही हम लिख देंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, तो कर दूं मैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ सिमिलरली। ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचने में पड़ सकते हैं कि क्या लिखती है सर जी, कहाँ से डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे भी मैथ वाले बच्चे इतने बेवकूफ़ तो होते नहीं है कि ना समझ पाए। ठीक है, हमारे पास क्या मिलेगा, dpmx एंड इंटू dy/dx, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा pnx, और यहाँ पर हम dx के रिस्पेक्ट में, आई मीन x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, तो ये हमारे पास मिला a2 का वैल्यू। ठीक है, नाउ फ्रॉम 6, ठीक है, आई मीन 6 नहीं, हमने शायद बनाया था अल्फा, फ्रॉम अल्फा, हमारे पास जो अल्फा है वो क्या मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, a1 का वैल्यू इतना मिला, a2 का वैल्यू इतना मिला, और a1 माइनस a2 था। समझ लेना इस बात को। एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको भी अभी बाद में हम लिख लेते हैं। नाउ ध्यान दो, अगर हम यहाँ से एक बात निकालें, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू, हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम अल्फा, फ्रॉम इक्वेशन अल्फा हमारे पास a1 माइनस a2 था, तो a1 माइनस a2 हमने 0 लिख दिया है, क्योंकि ये वाला टर्म ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पर। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास मिल रहा था n इंटू हमारे पास मिल रहा था n माइनस n प्लस 1। ठीक है, और हमारे पास मिल रहा था क्या, माइनस में माइनस यम इंटू यम प्लस 1। ठीक है, यही तो हमें मिल रहा था, एंड इंटीग्रेशन -1 से +1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास मिल रहा था pmx एंड pnx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो व्हिच इज इक्वल टू हमारे पास हो रहा है 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास n कांस्टेंट है,
यम कांस्टेंट है, चाहे हम कुछ भी वैल्यू रखें, ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट ही मिलेगा ना। और एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, व्हेन, ठीक है, व्हेन जब हमारे पास यम और यन इक्वल नहीं हो रहे हैं तब की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गए, ठीक है, अगर इक्वल हो गए तो हमारे पास ये वैल्यू तो जीरो बनने लग जाएगा, और जैसे ही हम जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जीरो बनने लग जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं होना चाहिए, यम नॉट इक्वल टू यन होना चाहिए, तब हम इस कंडीशन पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर हमारे पास यम और यन इक्वल नहीं है तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारे पास जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर तो आएगा नहीं यार अब, ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन -1 से 1, यही वाला टर्म मैं केवल लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास pmx इंटू pnx और dx इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है जीरो, ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई थिंक आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा नीचे वाला, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया था पहला वाला वही स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने अपने पहले ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान से इसके प्रूफ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा समझना है, एक बार बैठकर समझ जाएंगे तो यह पूरे लेजेंडरी एंड बेसल फंक्शन का सबसे आसान टॉपिक यही है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक बार स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि कैसे किया जा रहा है, बस आपको लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, मैं आप सभी को ऑलरेडी केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उन्हें भी ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और रेगुलर बेसिस पर आप सभी को मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल ही रहे हैं, तो उन्हें भी ज्वाइन करते रहिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। सभी लेक्चर्स को देखिए, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और यूनिट 2 को हम बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम यूनिट 3 की भी शुरुआत करेंगे। तो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।